इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी स्पाइस 2000 फैमिली की सबसे बेहतरीन और सबसे नए मेंबर को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। डीआरडीओ की तरफ से अभी एक और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को सफलता के साथ टेस्ट किया जा चुका है। डसॉल्ट की तरफ से अभी राफेल की एक F5 वेरिएंट को या सुपर राफेल वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसको आगे चल के भारत को भी ऑफर किया जाने वाला है। इसरो की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक रियल टाइम सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। और अंत में यूके की तरफ से अभी किस वजह से F-35 को खरीदने से इनकार करने की बात की गई है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से पहले भी इजरायली ओरिजिन या स्पाइस फैमिली की वेपन का इस्तेमाल किया जाता है और मेनली अभी इंडियन एयरफोर्स में स्पाइस 2000 सीरीज की बॉम्ब्स का या प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी इजराइल की तरफ से इसी फैमिली के अंदर एक और नए वेपन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसका नाम स्पाइस 250ER है और इसको इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान भी डिस्प्ले किया गया था। इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक है और इसकी एक खास वजह यह भी है कि इसके अंदर एक छोटी सी टर्बोजेट इंजन मौजूद है, जो कि इसको ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करने में मदद कर सकता है। बाकी इसकी ऑपरेशन प्रोसीड्योर या सिस्टम इंटरफेस की बात करें तो ये स्पाइस सीरीज के वेपन के साथ काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन अभी इसमें एक एडिशनल AI सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसे ऑटोनोमस इलेक्ट्रो ऑप्टिक सीन मैचिंग AI सिस्टम कहा जा रहा है, जिससे ये अपने टारगेट को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता है और उसके तरफ गाइड कर सकता है। और इसको अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कोई ह्यूमन भी इसको गाइडेंस दे सकता है, साथ ही ये अपने आप ही वहां तक गाइड करके जा सकता है। अभी पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस वेपन को अभी खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसकी ट्रायल वगैरह भी शुरू होने वाली है। अभी राफेल एडवांस सिस्टम की तरफ से इसे इंडियन एयरफोर्स की मिराज और SU-30 के साथ साथ तेजस में भी इस्तेमाल करने के लिए ऑफर किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए स्कैल्प मिसाइल का एक चीपर ऑल्टरनेटिव होने वाला है। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी पिनाका रॉकेट की एक एनहांस्ड वेरिएंट को टेस्ट किया गया था, जिसकी रेंज लगभग 45 किलोमीटर तक बताया गया था। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से एक और प्रेस रिलीज को इशू किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि पिनाका रॉकेट के अलावा अभी डीआरडीओ की तरफ से 25 तारीख को एक और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की टेस्टिंग की गई थी और ये 122 mm की रॉकेट लॉन्चर सिस्टम था। अब हालांकि इसका नाम बताया नहीं गया, लेकिन जहां तक 122 mm की रॉकेट्स की बात रही तो इस रेंज के अंदर हमारे ग्रैड रॉकेट सिस्टम आते हैं और मे भी अभी डीआरडीओ की तरफ से इसी की एक एनहांस्ड वेरिएंट को टेस्ट किया गया है। डीआरडीओ के मुताबिक इसको अभी स्पेशली आर्मी के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक होने वाली है। अभी जो ट्रायल कंडक्ट किया गया था, इसमें रॉकेट को लॉन्च करने से लेके इसकी टारगेट को हिट करने तक की जो पाथ थी, इसको रडार्स की मदद से और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर की मदद से ट्रैक किया गया था और इस दौरान जितने भी मिशन ऑब्जेक्टिव को वहां पे सेट किया गया था, सभी को हासिल कर लिया गया है। इसे अभी हमारी पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और हाई एनर्जी मेटल रिसर्च लैब की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है और आगे चल के इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव इंडिया के द्वारा बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इंडियन आर्मी की BM-21 सिस्टम को रिप्लेस करने वाली है। अगला अपडेट राफेल को लेके, और अभी राफेल को लेके एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आई है। आप सभी को पता होगा कि डसॉल्ट की तरफ से अभी राफेल की F4 वेरिएंट को बनाया जा रहा है, जिसको राफेल का सबसे एडवांस वेरिएंट बताया जा रहा है। और अभी हमारे पास जो भी राफेल मौजूद है F3R स्टैंडर्ड की है, जिसको आगे चल के राफेल की F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। लेकिन आज ये खबर सामने आई कि आगे चल के डसॉल्ट की तरफ से इसकी एक और एडवांस वेरिएंट को भी बनाया जाने वाला है और एग्जिस्टिंग राफेल फ्लीट को उस स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। इसको डसॉल्ट की तरफ से F5 स्टैंडर्ड की राफेल बताया जा रहा है या फिर इसको सुपर राफेल भी कहा जा सकता है। फ्रांस की एक मैगजीन जोन मिलिट्री में बताया गया कि 2030 तक डसॉल्ट एविएशन की तरफ से F5 स्टैंडर्ड की राफेल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और वर्तमान के सभी एग्जिस्टिंग राफेल को उस स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है, जिसमें नए वेपन्स, नए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कंप्लीट नए एवियोनिक सिस्टम और नए डाटा लिंक सिस्टम मौजूद होने वाला है और इसे एक बेहतरीन नेटवर्क सेंट्रिक फाइटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। डसॉल्ट का अभी राफेल को 2065 तक ऑपरेशन रखने का प्लान किया जा रहा है, इस वजह से वो अभी इसको ब्लॉक मेथड में अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि F5 के बाद भी आगे चल के राफेल के और भी अपग्रेड सामने आएंगे, जिनको F6 और F7 के स्टैंड में अपग्रेड किया जा सकता है।
अभी अप्रैल में डसॉल्ट की तरफ से 4 वेरिएंट की टेस्टिंग करना शुरू किया गया था और बताया जा रहा है कि भारत को MMR से टेंडर के अंदर भी राफेल के F4 वेरिएंट को ऑफर किया जाएगा। लेकिन आगे चल के अगर 2030 की बात करें तो उसके बाद इसकी F5 वेरिएंट या फिर सुपर राफेल मार्केट में आने वाला है। तो ये जितने भी राफेल ऑपरेटर अभी हैं उन सभी को आगे चल के ऑफर किया जाने वाला है। और अभी जिस तरीके से राफेल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इससे साफ होता है कि डसॉल्ट को आगे चल के राफेल से काफी प्रॉफिट होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सभी को याद होगा रिसेंट पास्ट में ऐसा कई बार हुआ है जहां पर इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लापता हो गए थे, यानी कि क्रैश हो जाते, लेकिन इसके बाद इसको ढूंढने में हमको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, लेकिन 1 या 2 साल पहले अरुणाचल प्रदेश में एक N-32 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसका पता लगाने के लिए हमको कम से कम 2 हफ्ते का टाइम लग गया था। वैसे इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी व्हीकल मौजूद रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी काम करते हैं जब एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। और पिछली बार ही हमको धोखा दे गया था, जिस वजह से हमें क्रैश हुई एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए लगभग 2 हफ्तों के आसपास टाइम लग गया था, जिस वजह से उसके बाद से ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारे सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसमें अभी इसरो की तरफ से इनकी मदद किया जा रहा है। और इसरो की तरफ से अब एक रियल टाइम एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिसको इंडियन एयरफोर्स की सभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। सबसे पहले इनको N-32 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जाने वाला है और इसरो की तरफ से अब इसको बनाने के बाद इसको शायद कोई प्राइवेट कंपनी की मदद से मैन्युफैक्चर किया जाएगा या फिर फैब्रिकेशन वर्क को किया जाएगा। अब इनिशियली इसको N-32 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाएगा, लेकिन बाद में इसको इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये बहुत GPS और गगन सिस्टम के साथ हमारे IRNSS सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के साथ भी कंपैटिबल होने वाला है। अभी फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने कुछ बड़े साइज के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसको ADS-B सिस्टम कहा जाता है, जो कि एक मॉडर्न जनरेशन की ट्रैकिंग इक्विपमेंट है और ये एकदम परफेक्ट पोजीशनिंग डाटा को प्रोवाइड करता है। अगला अपडेट F-35 को लेकर, जिसे अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन शुरू से ही F-35 प्रोग्राम में काफी बाधाएं आ चुकी है और यहाँ तक कि फोर्ब्स में इसको लेकर रिपोर्ट आया था जिसमें F-35 को एक फेल्ड एयरक्राफ्ट बताया गया था। खैर वो सब चलता रहता है, लेकिन हर प्रोग्राम के अंदर इशू सामने आते रहते हैं और F-35 के साथ जो मेजर इशू अभी तक सामने है उनमें से ज्यादातर इसकी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हैं और ये एक हाईली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट एयरक्राफ्ट है, जिस वजह से सॉफ्टवेयर में अगर कोई ग्लिच होता है तो ये इसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पर अभी F-35 के अंदर एक और मेजर इशू सामने आया है और आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के अलावा यूके F-35 प्रोग्राम का एक मेजर इन्वेस्टर है और अभी यूके अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर में F-35 को इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है। लेकिन अभी यूके की पार्लियामेंट डिफेंस कमेटी की तरफ से F-35 से लेकर कुछ मेजर इशू के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें से सबसे पहले तो इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट को काफी ज्यादा बताया गया है और साथ ही अभी तक F-35 में मैच्योर मिसाइल को इंटीग्रेट ना करने की वजह से यूके इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये यूके के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि मैच्योर मिसाइल उनका होम ग्रोन मिसाइल है और अभी इसको दुनिया का सबसे खतरनाक और बेहतरीन VVR मिसाइल कहा जाता है, जिस वजह से यूके इसको अपनी F-35 में इस्तेमाल करना चाहता है। पर अभी तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 में इसको इंटीग्रेट करके उनको नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से लॉकहीड मार्टिन के ऊपर यूके बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जब इनिशियली 2015 में यूके की तरफ से F-35 को खरीदने के लिए कमिटमेंट किया गया था, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसमें मैच्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए सहमति जताई गई थी, जो कि अभी तक वो पूरा नहीं कर पा रहे। अब यूके को लगभग 23 F-35 को डिलीवर किया जा चुका है और 2025 तक यूके की तरफ से पहले फेज में ऑर्डर किए गए सभी 48 F-35 को डिलीवर कर दिया जाएगा। पर अभी तक इनमें से कोई भी मैच्योर मिसाइल फायर नहीं कर सकता, जो कि आगे चल के यूके की तरफ से होने वाली F-35 के फ्यूचर ऑर्डर के ऊपर काफी असर डालने वाला है, क्योंकि यूके की तरफ से एक तरीके से हिंट दे दिया गया कि अगर F-35 में मैच्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए यूएस की तरफ से सहमति जताई नहीं जाती और F-35 के अंदर मैच्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए यूके को इजाजत नहीं दिया जाता है, तो आगे चल के वो और ज्यादा F-35 को नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी AMRAAM मिसाइल को बेचने के लिए यूके की F-35 में मैच्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करके नहीं दिया जा रहा है, या फिर मैच्योर मिसाइल को F-35 में इंटीग्रेट करने में कोई सॉफ्टवेयर इशू सामने आ रहा है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन यूके की तरफ से यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया कि अगर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 के अंदर मैच्योर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए यूके को इजाजत नहीं दिया जाता है, तो आगे चल के वो शायद इसको खरीदने वाला और आगे चल के मे भी यूके और ज्यादा F-35 को खरीदने के बदले अपनी टेम्पेस्ट प्रोग्राम के साथ जाने का फैसला किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।